हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। सो स्टूडेंट्स, इस वाली वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेल सिग्नलिंग एंड कम्युनिकेशन यूनिट 4 के दिसंबर 2017 के PYQ के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, पार्ट बी एंड पार्ट सी बोथ। सो पार्ट बी से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, सो इन ए सिग्नलिंग इवेंट बाइंडिंग ऑफ एन एक्स्ट्रा सेलुलर लाइगेंड activates G protein coupled receptor GPCR that eventually activate phospholipase C beta. Which one of the following statement true reflects the function of the phospholipase C beta? Okay, so जब हम सिग्नलिंग देखते हैं, यहाँ पे रिसेप्टर होता है, ठीक है। ये GPCR का यहाँ पे एक्टिवेट जब होता है, ये जब एक्टिवेट जब हो जाता है तब यहाँ पे फोस्फोलाइपेज सी है, ये एंजाइम मान लो ये एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। फोस्फोलाइपेज सी है वो एक्टिवेट हो जाता है। तो ये क्या करता है, ये जो मेम्ब्रेन बाउंड डाई एसाइल ग्लिसरॉल होता है जिसके ऊपर होता है IP2 लगा हुआ होता है, उसको फोस्फोलाइपेज सी ये एंजाइम है वो यहाँ से है वो कट करता है, यहाँ से कट करता है। सो इसको यहाँ पे डाई एसाइल ग्लिसरॉल को अलग कर देता है और IP3 को है वो अलग कर देता है, ठीक है। सो इन दोनों को क्लीवेज करने का है वो काम करता है। सो अब देखते हैं स्टेटमेंट। फर्स्ट क्या है, फोस्फोलाइपेज सी बीटा कन्वर्ट PIP3। सो ये तो P4 यहाँ पे ये नहीं होता है, टू PIP2 नहीं, ये नहीं होता है। फोस्फोलाइपेज सी बीटा कन्वर्ट PIP टू PIP2, तो ये भी नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे फोस्फोलाइपेज सी बीटा कन्वर्ट PIP2 टू डाई एसाइल ग्लिसरॉल उसको अलग कर देता है एंड IP3 को अलग कर देता है। ये ऑप्शन सी अपना करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या कर रहा है, फोस्फोलाइपेज सी बीटा कन्वर्ट PIP टू PIP2, ये भी नहीं होगा, ठीक है। सो ये यहाँ पे अपना ऑप्शन सी है वो आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, सो प्रोटीन विथ साइटोप्लाज्मिक डोमेन हैविंग टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी डू नॉट एक्ट एज रिसेप्टर फॉर। यहाँ पे रिसेप्टर इंसुलिन का भी होता है, EGF का भी होता है एंड प्लेटलेट्स ड्राइव ग्रोथ वेक्टर PDGF का भी है वो होता है, ठीक है। लेकिन ट्रांसफेरिन है उसका है वो ये नहीं होता है यहाँ पे टायरोसिन काइनेज वाला जो रिसेप्टर, ठीक है। क्योंकि ट्रांसफेरिन एक जैसे यहाँ पे फेरस को ट्रांसफ़र करने का है वो काम करता है। सो उसमें है वो कहीं भी हमें है वो टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर की आवश्यकता है वो नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पे अपना ट्रांसफेरिन है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, जंक्शन विथ टेथर साइटोस्केलेटन फिलामेंट इनसाइड द सेल आर नाउन एज, ठीक है। तो साइटोस्केलेटन के ऊपर ये क्वेश्चन है। सो चलो देखते हैं। यहाँ पे अधेरिंग जंक्शन होता है, ठीक है, एंड ओक्लूडिंग जंक्शन नहीं होता है, चैनल फॉर्मिंग जंक्शन भी नहीं होता है, ठीक है, एंड सिग्नल रिलेइंग जंक्शन भी नहीं होता है, ठीक है। सो यहाँ पे एनकरिंग जंक्शन ही होता है, यहाँ पे हम साइटोस्केलेटन में देखते भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन सीरम इम्यूनोग्लोबुलिन टेक अ पार्ट इन क्लासिकल कंप्लीमेंट फिक्सेशन पाथवे। क्लासिकल कंप्लीमेंट फिक्सेशन पाथवे में हमने देखा IgG है वो इन्वॉल्व होता है। सो यहाँ पे डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाता है, ठीक है। IgG वहाँ पे इन्वॉल्व होता है। पार्ट सी के फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, सो यहाँ पे इन ए टाइप ऑफ सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे ligand बाइंडिंग टू द रिसेप्टर ट्रिगर एक्टिवेशन ऑफ द रिसेप्टर एसोसिएटेड काइनेज, ठीक है। दिस काइनेज में बी एन इंट्रेंसिक पार्ट
of the receptor protein or tightly bound to the receptor. Okay, and receptor in which the tyrosine kinase is the intrinsic part of its polypeptide chain are called the receptor tyrosine kinase. Okay, so which one of the following statement regarding RTK is incorrect बताना है हमें, ठीक है, इनकरेक्ट बताना है। तो चलो बताते हैं इनकरेक्ट। सो फर्स्ट देखते हैं आरटीके से के रिगार्डिंग इनकरेक्ट कौन सा है। सो ऑल आरटीके हैव 3 एसेंशियल कंपोनेंट्स। ओके, 3 यहाँ पे होते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन भी होता है, सही बात है, जो कि लाइगेंड बाइंडिंग साइट रखता है, ठीक है। ए ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन होता है, ठीक है। एंड ए साइटोप्लाज्मिक सेगमेंट ये भी होता है। दैट इंक्लूड ए डोमेन विथ ए प्रोटीन टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी। बिल्कुल सही है, एकदम सही है भाई। 3 डोमेन होते हैं साइटोप्लाज्मिक में ही, तो वो काइनेज डोमेन होता है, सही है, ठीक है। एंड नेक्स्ट ऑप्शन अगर देखें, सो मोस्ट आरटीके आर मोनोमेरिक एंड ligand binding to the extracellular domain induce formation of receptor dimerization। सही बात है, पहले ये मोनोमर होते हैं कुछ इस प्रकार से, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, कुछ इस प्रकार से ये मोनोमर होते हैं। यहाँ पे लाइगेंड है वो इंड्यूस करवाता है 2 मोनोमर को इधर एक दूसरे के पास आने को, ठीक है, और डाइमेराइजेशन करवाने को, ठीक है। यहाँ पे डाइमेराइजेशन हो जाता है और इंट्रिंसिक डोमेन में यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन होता है, ठीक है। ऑटोफॉस्फोराइलेशन और क्रॉस फॉस्फोराइलेशन है वो होता है, ठीक है। सो यहाँ पे ये भी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, और ऑल साइटोकाइनिन रिसेप्टर बिलोंग टू आरटीके, ऑल साइटोकाइनिन receptor belong to RTK and cytokinin binding activation tyrosine kinase and receptor dimerization। नहीं भाई, सारे जहाँ पे ऑल आ जाता है तो वो ऑलमोस्ट रॉन्ग ही होते हैं, तो ऑल सारे के सारे नहीं होते हैं साइटोप्लाज्मिक साइटोकाइनिन रिसेप्टर, सारे के सारे आरटीके नहीं होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट की अगर बात करें, लाइगेंड बाइंडिंग टू आरटीके लीड टू ऑटोफॉस्फोराइलेशन, ये हमने अभी देखा है, ऑटोफॉस्फोराइलेशन होता है ऑफ द प्रोटीन टायरोसिन काइनेज, बिल्कुल होता है। इन द साइटोप्लाज्मिक डोमेन, यस बिल्कुल साइटोप्लाज्मिक डोमेन में होता है। सो द एक्टिवेटेड काइनेज देन फॉस्फोराइलेट सेवरल टायरोसिन रेसिड्यू इन द रिसेप्टर्स साइटोप्लाज्मिक डोमेन, बिल्कुल ऐसा ही होता है और ये भी करेक्ट है। सो अपना सी है वो इनकरेक्ट है, सो सी आंसर है वो हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें क्वेश्चन की, सो द 2 क्लास ऑफ जीन प्रोटोन एंड ट्यूमर सप्रेसर, ओके, एंड जीन यूजुअली कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ द कैंसर। फॉलोइंग आर द सम स्टेटमेंट रिगार्डिंग बोथ द जीन। ओके, सो यहाँ पे हमें प्रोटोन को जीन का पता है कि प्रोटोन को जीन क्या होता है, ये अगर ओवर एक्सप्रेस अगर होता है, बहुत ही ज़्यादा एक्टिवेट होता है, तब है यहाँ पे है वो कैंसर है वो होता है, ठीक है। एंड ट्यूमर सप्रेसर जीन क्या होता है, ट्यूमर सप्रेसर जीन क्या होता है, जब वो इनएक्टिवेट हो जाता है, इनएक्टिवेशन का म्यूटेशन जब हो जाता है तब है वो कैंसर है वो होता है, ठीक है। अब देखते हैं स्टेटमेंट, हमें बताना है ट्रू बताने हैं स्टेटमेंट, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट देखते हैं, प्रोटोन को रिजल्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ कैंसर बाय गेन ऑफ फंक्शन, बिल्कुल सही है। म्यूटेशन वेरस ट्यूमर सप्रेसर गेन लीड टू कैंसर डेवलपमेंट बाय लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन, बिल्कुल सही है पी, ठीक है। सो यहाँ पे पी सही है, पी सही है, पी सही है, ठीक है, तीनों में ही आ गया पी। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं, प्रोटोन को रिजल्ट इन डेवलपमेंट ऑफ कैंसर, ओके, बाय लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन। नहीं, ये तो नहीं होगा, यहाँ से ही काट दो, क्यू को काट दो, यहाँ से क्यू को काट दो, क्यू को काट दो,
अब या तो बी होगा या फिर सी होगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, म्यूटेशन इन बोथ द एलील ऑफ ए प्रोटोओन्को जीन इज रिक्वायर्ड फॉर इंडक्शन ऑफ कैंसर। नहीं, बिल्कुल ये ज़रूरी नहीं होता। देखो मान लो ये एक प्रोटोओन्को जीन का मान लो कोई क्रोमोसोम है, ठीक है। अब ये दो एलील है, ठीक है। अब मान लो हमें प्रोटोओन्को जीन में पॉजिटिव म्यूटेशन कराना है, गेन ऑफ फंक्शन, ठीक है। सो मान लो इसमें नहीं हुआ, मान लो इस वाले एलील में नहीं हुआ, मान लो ये ए है ये बी है, ए में नहीं हुआ मान लो, ठीक है, और बी वाले में हो गया, ठीक है। इसमें है वो गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन है, हो गया। और इसमें मान लो ये तो म्यूटेटेड है, काम ही नहीं कर रहा है। सो सिर्फ एक में ही म्यूटेशन गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन होने के बावजूद भी ये कैंसर की तरह काम करेगा, क्योंकि इसको तो जीन को काम करवाना है। ये गेन ऑफ फंक्शन हो गया तो ये एक प्रोटीन बनाएगा जो भी प्रोटोन को प्रोटीन है, और वो कैंसर करवा देगा। सो दोनों में होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। सो ये आर नहीं होगा, यहाँ पे आर नहीं होगा तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, यहाँ पे अपना ये आंसर आ जाएगा सी, ठीक है। एस क्या कह रहा है, म्यूटेशन इन वन ऑफ द टू एलील इन प्रोटोओन्कोजीन इज सफिशिएंट फॉर इंडक्शन ऑफ कैंसर, बिल्कुल सही है। वेरस म्यूटेशन इन बोथ द एलील ऑफ ट्यूमर सप्रेसर जीन इज रिक्वायर्ड फॉर प्रमोटिंग ट्यूमर। हाँ, क्योंकि ट्यूमर सप्रेसर जो जीन होता है, ट्यूमर सप्रेसर जीन को हमें है वो जीन की काम को बंद करवाना होता है। जैसे कि मान लो P53 है, अब P53 का जीन इसमें भी है इसमें भी है, ठीक है। अब मान लो इसमें ओनली इसमें है वो, एक एलील में है वो P53 म्यूटेंटेड हो गया। सो ये तो काम करेगा ना, ये P53 बनाएगा और अपना जो कंट्रोल है सेल को करवा देगा। हमें है वो दोनों जीन को है वो ऑफ रखना पड़ेगा फॉर ट्यूमर सप्रेसर। दोनों को ऑफ रखेंगे तभी है वो P53 नहीं बनेगा, नो P53, ठीक है। एंड वो कैंसर है वो हो जाएगा, ठीक है। सो ट्यूमर सप्रेसर के लिए दोनों को ऑफ रखना पड़ेगा। यहाँ पे सी अपना आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन। सो टू इम्पोर्टेंट फीचर विच एट द डेवलपमेंट ऑफ द ट्यूमर एट इट्स metastasis, okay, are epithelial to mesenchymal transition and angiogenesis. A student tested 4 cell lines to determine their invagination and proliferation capacity by checking the expression of VEGF-A and twist and cyclin D1. Okay, so which one of the following figure is most likely to exhibit the characteristics of highly metastatic cancer? Okay, अब बिकॉज हाईली मेटास्टेटिक यहाँ पे कैंसर का है वो पूछा है, तो एक बात हमें पता है कि VEGF जो ग्रोथ फैक्टर होता है, ठीक है, VEGF जो भी ग्रोथ फैक्टर होता है वो प्रोटोओन्कोजीन होता है, ठीक है, प्रोटोओन्कोजीन होता है, ठीक है। कैंसर करवाने के लिए इसको पॉजिटिवली मतलब एक्सप्रेशन हाई चाहिए होता है, ठीक है। दूसरा हमें पता है कि इसमें हम देख रहे हैं 3 में से साइक्लिन जो D1 है उसका भी एक्सप्रेशन हमें हाई रखना होता है। साइक्लिन D1 क्या करता है, सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। ये ज़्यादा होगा तभी तो सेल डिवीजन है वो आराम से होगा, ठीक है। सेल डिवीजन होगा तो ट्यूमर आराम से बनेगा, ज़्यादा सेल बनेगी ट्यूमर की, और वो आगे मेटास्टेसिस है वो आगे मतलब दूसरे टिश्यू वगैरह में ट्रांसफ़र करने का है वो फिनोमेना होगा, ठीक है। सो यहाँ पे साइक्लिन D1 का भी है वो एक्सप्रेशन है वो प्रोटोन को बिकॉज हाई चाहिए कैंसर के लिए, तो ठीक है। अब ये दोनों हमें है वो हाई चाहिए। अब ये जैसे कि इसमें साइक्लिन D1 लो है, ये भी लो है, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा, ठीक है। ए आंसर बिल्कुल ही नहीं होगा। अगर इस सी में देखें सो VEG1 है यहाँ पे कम है, सो ये भी नहीं होगा। अगर बात करें इसमें बी में, सो इसमें साइक्लिन D1 कम हो गया, ठीक है, सो ये भी नहीं होगा। सो इस प्रकार से एलिमिनेट करके हमें है वो आंसर निकालना होता है उस टाइम जिस टाइम हमें है वो किसी एक प्रोटीन, जैसे कि मान लो हमें ट्विस्ट का नहीं पता है,
इन दिस केस हमें मान लो ट्विस्ट का नहीं पता है, तो हमें इस प्रकार से एलिमिनेट करके है वो निकालना पड़ता है। दो को तो आराम से पता है ही, वेज जो यहाँ पे जो ग्रोथ फैक्टर है, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, ठीक है। सो वो ओन्कोजिन है, प्रोटोओन्कोजिन है, हमें पता है। और इसमें अगर हम देखें सो वेज भी हाई है यहाँ पे, VEGF ए भी हाई है एंड साइक्लिन D1 भी हाई है। सो ये यहाँ पे डी ऑप्शन है वो करेक्ट है, वो हो जाता है। सो नेक्स्ट की अगर हम बात करें, several type of molecule including the transmembrane glycoprotein can function as matrix receptor and co-receptor. However, the principal receptor on animal cell for binding most extracellular matrix ECM protein are the integrin. ओके, इंटीग्रिन प्रोटीन के लिए कौन सा नॉट ट्रू स्टेटमेंट है? स्टेटमेंट सही नहीं है, इंटीग्रिन प्रोटीन के ऊपर देखना है हमें। सो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, इंटीग्रिन आर ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर, बिल्कुल ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर होता है। लिंकर प्रोटीन, ओके, दैट लिंक टू द साइटोस्केलेटन, साइटोस्केलेटन के साथ में लिंक्ड रहता है, बिल्कुल करेक्ट है ये। नेक्स्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें, एन इंटीग्रिन मोलिक्यूल इज कंपोज्ड ऑफ टू नॉन कोवेलेंट एसोसिएटेड ग्लाइकोप्रोटीन सब यूनिट अल्फा एंड बीटा, बिल्कुल अल्फा एंड बीटा से है वो मिलकर बना होता है इंटीग्रिन। बोथ सब यूनिट स्पेन द सेल मेम्ब्रेन, दोनों सब यूनिट स्पेन करती है, बिल्कुल सही है। एंड विथ शॉर्ट इंट्रासेलुलर सी टर्मिनल टेल एंड लार्ज एन टर्मिनल एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन, जो एन टर्मिनल है वो एक्स्ट्रा सेलुलर की तरफ है वो रहता है, ठीक है। और इंट्रा सेलुलर है, सी टर्मिनल है वो होती है, सी टर्मिनल एंड मतलब जो प्रोटीन से बनकर बनी होती है उसका जो सी टर्मिनल वाला होता है, CWH वाला रीजन, वो है वो यहाँ पे इंट्रा सेलुलर है वो रहता है। और जो एक्स्ट्रा सेलुलर जो ECM है, ठीक है, सेल के बाहर वाला जो एरिया वहाँ पे है वो एन टर्मिनल है वो होता है उसका, ठीक है। सो बिल्कुल करेक्ट है ये भी। सो नेक्स्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें, सो द एक्स्ट्रा सेलुलर पोर्शन ऑफ द इंटीग्रिन डाइमर बाइंड टू द स्पेसिफिक कार्बोहाइड्रेट रेसिड्यू इन एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रोटीन और टू लाइगेंड ऑन द सरफेस ऑफ अदर सेल। सो ये यहाँ पे है वो नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे आधा इसका ये फाइब्रोनेक्टिन वगैरह का है फंक्शन दे रखा है, सो इसका ये फंक्शन नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन अगर हम देखें, सो द इंट्रासेलुलर पोर्शन बाइंड टू द कॉम्प्लेक्स ऑफ प्रोटीन दैट फॉर्म ए लिंकेज टू द साइटोस्केलेटन। सो यहाँ पे है वो इंट्रासेलुलरली भी है वो इंटीग्रिन, यहाँ पे है इंटीग्रिन बाइंड रहता है, इंट्रासेलुलरली भी यहाँ पे एक्टिनिन से यहाँ पे एक्टिन एंड साइटोस्केलेटन इंट्रासेलुलर साइटोस्केलेटन के साथ में बाइंड रहता है ताकि अधेरेंस है वो अच्छी तरीके से बने रही सेल का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, सो मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स MHC molecule are encoded by a cluster of the gene called MHC locus. Okay, so there are several reasons why an MHC molecule on the surface of the cell is important. Is one of the following reason is incorrect. हमें incorrect statement है वो बताना है। So यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन अगर देखें, so to display self class 1, यहाँ पे to display self class 1 to demonstrate that the cell is normal and healthy. so यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पे ऑलमोस्ट विदाउट न्यूक्लिएटेड सेल्स जो होती हैं, जो विथ न्यूक्लिएटेड सेल्स ऑलमोस्ट सारी प्रकार की सेल में है ये होता है, एंड ये चेकआउट करता है नॉर्मल एंड हेल्दी सेल को, ठीक है। यहाँ पे क्लास 1 की हम बात कर रहे हैं। एंड नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें, सो टू डिस्प्ले फोरेजिन पेप्टाइड इन क्लास 1 टू शो दैट द सेल इज इन्फेक्टेड एंड टू इंगेज विथ टी हेल्पर सेल, ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है।
तो नेक्स्ट ऑप्शन अगर देखें, सो टू डिस्प्ले सेल्फ पेप्टाइड इन क्लास 1 एंड क्लास 2 टू टेस्ट डेवलपिंग टी सेल फॉर ऑटो रिएक्टिविटीज। ठीक है, सो यहाँ पे स्पेसिफिक नहीं दिया कौन सा हेल्पर एंड साइटोटॉक्सिसिटी, यहाँ पे टी सी एंड टी एच दोनों के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, और दोनों के ऊपर जो सेल्फ पेप्टाइड है वो क्लास 1 एंड क्लास 2 में यहाँ पे है वो डेवलपिंग करवाने में हेल्पफुल होता है टी सेल फॉर ऑटो रिएक्टिविटी में। ठीक है, एंड नेक्स्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें, टू डिस्प्ले ए सेल्फ पेप्टाइड इन क्लास 1 क्लास 2 टू मेंटेन टॉलरेंस टू सेल्फ प्रोटीन। ओके, सो ये भी है वो होता है यहाँ पे फिनोमिना। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, सो द ओन्कोजेनिक वायरस कुड हैव आइदर डीएनए और आरएनए जीनोम लिस्टेड बिलो आर सम ओन्कोजेनिक वायरस कॉलम ए एंड देयर जीनोम टाइप कॉलम बी। कौन से जीनोम टाइप है ये जो वायरस है उनका। ठीक है, एंड द कैंसर काउज बाय दिस वायरस इन कॉलम सी। ओके, सो ये हमें है वो दोनों का वो मिलान करके वो हमें बताना है। तो चलो देखते हैं ऑप्शन। सो यहाँ पे हेपेटाइटिस बी की अगर हम बात करते हैं, सो हेपेटाइटिस बी हमें पता है कि डीएनए वायरस है और ये नाम से ही पता चलता है हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा वो प्रोड्यूस करता है। सो यहाँ पे P1 और Z ये तो हमें चलो मान लो आगे के बारे में हमें नहीं पता है कुछ। ठीक है, सो इतना मान लो एक पता है तो भी हमें है वो आंसर पता लग जाएगा कि P1Z जिसमें भी है, P1Z नहीं है, P2 यहाँ पे ये नहीं होगा, P2 नहीं होगा, P1Z यहाँ पे है वो इसमें है, इसका मतलब आंसर ये हो जाएगा अपना। ठीक है, नेक्स्ट की अगर हम बात करें, जैसे कि इपेस्टिन बार वायरस में है, इसमें भी डीएनए वायरस है होता है, और बर्किट लिम्फोमा है वो इपेस्टिन बार वायरस से ही है वो होता है। ठीक है, सो क्यों भी है वो यहाँ पे है वो अपना मैच कर रहा है। ठीक है, अगर हम बात करें HTLV की, सो इसका है वो आरएनए वायरस होता है, एंड इसकी अगर बात डिजीज की बात करें HTLV से टी सेल ल्यूकेमिया है वो होता है। ठीक है, सो यहाँ पे डी आंसर अपना हो जाएगा एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, और यहाँ पे इसी के साथ सारे क्वेश्चन है वो हो गए पार्ट बी एंड पार्ट सी बोथ के। ठीक है, सो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, चैनल पे आज जाके विजिट कर सकते हो, प्लेलिस्ट जाके है वहाँ पे डेव बायो की अच्छे से पूरी इवोल्यूशन की है, PYQ की है, वो आप चेकआउट कर सकते हो। बाय बाय।